हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQIAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज हम ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस पर चर्चा करने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है ये टॉपिक, तो इसलिए आज जो एक आर्टिकल जो मुझे मिला है उसमें पूरी एक ऐसी जानकारी दी गई है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के बारे में बताया गया है। तो अगर हम उसको डिस्कस करेंगे तो आपके लिए ये टॉपिक सीधे सीधे एक कंटेंट का काम भी करेगा, ऐसे कंटेंट का काम जो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि ये ऑल इंडिया सर्विस के बारे में बात कर रहा है। देखिए क्या है, ये आप देख पा रहे हैं, शुड एन ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस बी क्रिएटेड। क्या ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस होनी चाहिए या नहीं? ठीक है, तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपसे चर्चा कर लेता हूं। इसका बैकग्राउंड पहले मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस है जो, इसके बारे में अगर मैं इसके कंटेक्स्ट की बात करता हूँ, कहाँ से ये नया टॉपिक चर्चा में आ गया, तो देखिए ये आप फोटो से भी समझ पा रहे होंगे, है ना। ये फोटो है जो हमारी राष्ट्रपति की है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो इन्होंने एक आशा व्यक्त की है कि जिस तरीके से यूपीएससी है, जो यूपीएससी एक एग्जाम लेता है और आप सब जैसे उस एग्जाम को बैठते ही हैं, और इस एग्जाम के थ्रू क्या होता है, ऑल इंडिया सर्विस की नौकरियां। ऑल इंडिया सर्विस, ऑल इंडिया सर्विस से मतलब है हम बात कर रहे हैं IAS, IPS और आपका इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ठीक है, हम इनकी जो बात करते हैं तो इसमें मुख्यतः एक जो चीज जो सामने आती है वो ये है कि ये यूपीएससी जो है वो इसका एग्जाम लेता है, और जब यूपीएससी एग्जाम लेता है इसके माध्यम से आपकी कुछ रैंक आती है, और उसके बाद क्या होता है कि ऑल इंडिया सर्विस की कोई रैंक आपको मिलती है, और आपकी जो पोस्टिंग है वो कहां पर होती है बेटा? पोस्टिंग है जो वो होती है आपकी किसी ना किसी जिले में, मतलब किसी ऐसे जिले में जो हो सकता है आपका स्टेट हो, और हो सकता है आपके स्टेट का जिला हो, या हो सकता है किसी दूसरे स्टेट का भी जिला हो सकता है। ठीक है, तो वहां पर आपको पोस्टिंग मिलती है। बिल्कुल उसी तर्ज पर यह कहा जा रहा है कि क्यों ना एक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस होनी चाहिए। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस में जिस तरीके से जिले के स्तर पर जो सबसे बड़ा अधिकारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट DM होता है, IAS होता है, और पुलिस में जिस तरह IPS होता है, उसी तरीके से अगर जुडिशरी में देखेंगे तो डिस्ट्रिक्ट जज है ना, जिला न्यायाधीश जो होता है, उसकी नियुक्ति भी ऑल इंडिया सर्विस के किसी एग्जाम से होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, हो सकती है। ठीक है, तो यहां पर इसके लिए बात है कि भाई ये एक प्रोसेस में अपने को लाना चाहिए, और इसी तरीके से यूपीएससी को एक एग्जाम इनके लिए भी कंडक्ट कराना चाहिए। ठीक है, तो फिर उसके बाद यहां पर जो डिबेट आई है, डिबेट जो आई है वो ये है कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस है जो वो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, मेन चीज है ना। तो हम जो बात करेंगे वो मैं आपको कुछ सीधे सीधे पॉइंट दूंगा, क्योंकि आप ऐसे समझिए कि क्वेश्चन है जब इतनी ज्यादा ये चर्चा में चल रहा है, और क्योंकि ये इतनी ज्यादा चर्चा में चल रहा है तो यहां से पूरे पूरे चांस ये बनते हैं होना चाहिए नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि जो तर्क हैं वो हर एक तर्क जो होनी चाहिए की ओर इशारा करता है उसका एक काउंटर भी साथ साथ देता है। ठीक है, तो मामला क्या है कि बड़ा फंसा हुआ सा लग रहा है। खैर, अगर हम हाईकोर्ट का मामला लें तो हाईकोर्ट में आप ये देख लीजिए कि हाईकोर्ट से जब ये बात पूछी गई तो लगभग 12-13 हाईकोर्ट हैं जो वो क्या है कि एग्री करते हैं। लगभग 13 हाईकोर्ट हैं जो वो इसको एग्री नहीं करते हैं, और जो 2 हाईकोर्ट हैं वो इसको एग्री करते हैं। ठीक है, 13 हाईकोर्ट का मानना है कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस नहीं होनी चाहिए, और 2 ऐसे हैं जो कहते हैं कि हाँ होनी चाहिए। ठीक है, उसी पर हमारी आज चर्चा भी है। इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं इससे पहले मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन साझा कर लेता हूं जो कि हमारे P2I बैच से संबंधित है। आप अगर फाउंडेशन की पूरी तैयारी करना चाहते हैं, प्री से लेकर के इंटरव्यू तक की, तो देखिए एक कंप्लीट बैच आपके लिए आ चुका है, और इस कंप्लीट बैच में आपकी फाउंडेशन की तैयारी करवाई जाएगी। प्री के लिए आपको अलग से कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इसमें वो भी शामिल किया गया है। क्रैश कोर्स के माध्यम से आपको सक्सेस इन प्री के तहत प्री की तैयारी कराई जाएगी, उसी तरीके से मेंस की तैयारी कराई जाएगी, और फिर लास्ट में इंटरव्यू भी की भी तैयारी इसमें शामिल है। एक और स्पेशल फीचर जिसमें कि अगर आप प्री पास करते हैं तो उसके बाद आपको यहां बुलाया जाएगा, और दिल्ली में फिर सारी तैयारी आपको सामने बिठा करके की जाएगी। एक मेंटोर है जो वो आपको एलोकेट किए जाएंगे, और बाकी फाउंडेशन के दौरान भी मेंटोरशिप की सुविधा आपको इसमें शामिल की गई है। ठीक है, ताकि कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम ना आए। इसको डेट आपको याद रखनी है, 28 दिसंबर से ये बैच स्टार्ट है। ये मॉर्निंग बैच है ऐसे विद्यार्थियों के लिए जो अपने दिन की शुरुआत है जो सुबह से करते हैं, है ना, उनके लिए बेस्ट हो सकता है।
और सुबह 8 बजे से इसकी टाइमिंग रखी गई है। फीस है इसकी 24,999, लेकिन इसके लिए आपको ओम लाइव कोड का इस्तेमाल करना होगा, तभी ये फीस आपको इतने में मिलेगी। वैसे आप देख पा रहे होंगे 70,000 यहाँ पर है। अगर कोई और भी आप कोड लगाएंगे तो उस कोड में आपको इतना डिस्काउंट नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ ओम लाइव कोड पर आपको 24,999 में ये कोर्स मिल जाएगा। तो इसमें आप फटाफट एडमिशन ले सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, 2025 या 26 के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग आसानी से इस बैच में अपनी, ये 3 साल की वैलिडिटी रखता है, तो 25, 26, 27 तक भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा 24 के लिए भी, क्योंकि अब तो एग्जाम आ गया 24 का, तो 24 के लिए आपको क्या है कि प्री के लिए आपके पास कुछ होना चाहिए। तो प्री के लिए एक क्रैश कोर्स है जो ये भी मौजूद है, और इस क्रैश कोर्स के तहत आपको पूरी कंप्लीट रिवीजन करा दिया जाएगा। किस चीज का? आपके प्री, जो ये 2024 में जो प्री है, उस प्री का पूरा रिवीजन लाइव क्लास के माध्यम से करवाया जाएगा। और इसके अलावा आपको टेस्ट जो है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है किसका? प्री के एग्जाम का एमसीक्यू का टेस्ट है जो, वो इसमें 100 से ज्यादा आपसे टेस्ट लिए जाएंगे, और उनका डिटेल डिस्कशन वीडियो है जो, वो भी आपके साथ साझा किया जाएगा। ठीक है, इसकी फीस की बात करता हूं तो 7,499 इसकी फीस रखी गई है ओम लाइव कोड पर, और 23 दिसंबर 2023 से ये शुरू है दोपहर के 12 बजे। 23 दिसंबर आपको याद रखना है इसमें। ठीक है, चलिए, इसके अलावा एक और भी इंफॉर्मेशन है कि अगर आप हम लोगों से मिलना चाहते हैं तो कल यानी कि 23 तारीख को आप मुखर्जी नगर में आप हमसे मिल सकते हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट, जो कि कई बार स्टूडेंट्स चाहते हैं कि सर आपसे डायरेक्ट मिलना चाहते हैं, डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, तो हाँ, कल हम आपके लिए उपलब्ध हैं मुखर्जी नगर में। आप ये एड्रेस देख पा रहे होंगे। मुखर्जी नगर में जो ऑफिस है 869 बड़ा बहादुर मार्ग, बंदा बहादुर मार्ग, ICICI बैंक के पास में है, ये बत्रा सिनेमा के पास, गेट नंबर 2 के पास। ठीक है, तो वहां पर आप आकर मिल सकते हैं। चलिए, अब आगे अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं आपसे तर्क की बात कर रहा था, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो जब इसमें हम पहले तर्क की बात करते हैं, तो देखिए, जो एक इंडिया जस्टिस रिपोर्ट आई, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, ठीक है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जो आई है, उसने क्या किया है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट ने एक डाटा साझा किया, जिस डाटा के तहत यह बताया जा रहा है कि जो आपकी विमेन है, महिलाएं हैं, ठीक है, महिलाएं जो कि जुडिशरी के साथ जुड़ी हुई हैं, या फिर सबऑर्डिनेट सर्विसेज में या सबऑर्डिनेट कोर्ट में जो जजेस हैं, ठीक है, अधीनस्थ न्यायालय में जो जजेस हैं, अधीनस्थ न्यायालय में जो जज हैं, उनका परसेंटेज कितना है? 35%। उसी तरीके से SC, ST और OBC, इनका जो भी परसेंटेज, जो कोटा फिक्स किया गया है, वो पूरा नहीं हो पा रहा है ना, वो भर नहीं पाता। तो अगर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस आ जाता है, तो फिर उस केस में क्या है, एक वैकेंसी निकला करेगी, और उस वैकेंसी को बड़ी आसानी से भरा जा सकता है। और उसमें जो भी कोटा फिक्स किया जाएगा, वो कोटा भी जो भी जितने नंबर लाएगा उसके हिसाब से, जैसे कि IAS IPS में इस वाले UPSC के एग्जाम में होता है, उसी तरीके से इसको भर लिया जाएगा। ठीक, तो ये एक तर्क दिया जा रहा है, इसकी वजह से ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस होना चाहिए। तर्क तो मजबूत है, क्योंकि कोटा सिस्टम जब आपको वहां पर है तो वो तो खाली रह जाता है, तो उसको भी भरा होना चाहिए। तो यहाँ पर जो तर्क दिया जा रहा है वो ये है कि भाई देखिए, इसका पीछे का जो तर्क है वो ये नहीं है, इसके पीछे का जो तर्क है वो ये है, इसका काउंटर बता रहा हूं मैं आपको। इसके पीछे का जो तर्क है वो ये है कि कोई भी जो डिस्ट्रिक्ट जज जो चुना जाता है, उसके लिए एक मिनिमम क्राइटेरिया बना रखा है कि 7 साल की प्रैक्टिस उसके लिए जरूरी है। और ये जो ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो पोर्शन है, ये इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ये क्राइटेरिया खाली रह जाता है। अब मान लीजिए कि आपने ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस बनाया भी, और अगर डिस्ट्रिक्ट जज के लिए 7 साल की एक्सपीरियंस जरूरी है, और मान लीजिए उसमें भी वो चीज डाल दी गई, ठीक है, तो वैसे भी ये तो खाली रह जाना है। अगर ये पूर्ति ही नहीं कर पाएगा एलिजिबिलिटी की, तो कहां से भरेगा? ठीक, ये इसके लिए एक काउंटर तर्क आता है। दूसरी चीज जो यहां पर कही जा रही है, दूसरी चीज यहां पर जो कही जा रही है वो ये है कि देखिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर आप बात करते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बात करते हैं, तो जिस तरीके के जो वहां केसेस आते हैं, ठीक है, जिस तरीके के जो केसेस आते हैं, उनके साथ क्या सीन है कि वो सारे केसेस कैसे होते हैं? वो सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें लोग जो तर्क दे रहे हैं वो आम बोलचाल की भाषा या लोकल लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं उसमें, है ना। भाषा वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। या आप ये कह सकते हैं कि जज के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वहां की संस्कृति को समझना या कल्चर,
है ना, संस्कृति या कल्चर को समझना। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी जगह के डिस्ट्रिक्ट जज हैं और वो आदिवासी बेल्ट है और वहां पर उनके लिए कोई ऐसा कस्टम या ऐसे कोई कल्चर चलता है जो उनके लिए बहुत मायने रखता है, तो उनकी फीलिंग भी उसके साथ जुड़ी हुई है, वो उसी फीलिंग के साथ आपको तर्क भी देंगे। अब आपको उसके लिए कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है क्योंकि उस फीलिंग को आप समझते ही नहीं हो, तो आपके जजमेंट्स में खराबी आ सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है, आपका जजमेंट उतना अच्छा नहीं हो सकता। तो इसलिए यहां पर यह डिस्ट्रिक्ट जज के मामले में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का होता है उस केस में क्या है कि भाषा संस्कृति का जुड़ाव भी एक होना चाहिए। तो बाहर से अगर कोई आदमी आएगा जो कहीं और से बिलोंग करता होगा, किसी ऑल इंडिया सर्विस से, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के थ्रू अगर कोई आया, वो मान लीजिए कि किसी और राज्य का है और जब वो दूसरे राज्य का होगा तो वो इस राज्य के इस जिले की लोगों की प्रॉपर प्रॉब्लम को नहीं समझ पाएगा, तो यहां पर जो है वो एक प्रॉब्लम आने के चांसेस हैं। तो अब इसके लिए आप भी ये बात सोच रहे होंगे कि सर ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस में अगर आप ये कह रहे हो तो वैसा तो ऑल इंडिया सर्विस में भी होता है कि नहीं होता? ऑल इंडिया सर्विस में उत्तर प्रदेश का आदमी है, उसकी पोस्टिंग हो जाती है, उसको कैडर मिल जाता है तमिलनाडु का, तो आप सिखाते हो ना तमिल भाषा, उसको आप उसको ट्रेनिंग देते हो, तमिल भाषा सिखा लेते हो, और जब तमिल भाषा सिखा लेते हो तो उसके बाद वो वहां पर निर्णय वगैरह ले लेता है। तो जैसे उसको सिखाते हो वैसे इसको भी सिखा लेना, डिस्ट्रिक्ट जज को, ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट जज है उसको भी सिखा लेना। तो जब इसको सिखा लेंगे तो ये भी ये काम कर पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं, ठीक है, ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए इन दोनों में अंतर है। इन दोनों में कैसा अंतर है? इनमें अंतर है डिसीजन लेने का। ऑल इंडिया सर्विस के तहत जो आईएएस आईपीएस डिसीजन ले रहा है उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ होता है उसके अधीनस्थ कर्मचारियों का। वो उसको जो भी डिसीजन लेना है वो लगभग आप मान के चलिए कि सारा दूसरे के इनपुट पर लेना है ना। जो नीचे के सबऑर्डिनेट्स हैं वो उसकी काफी ज्यादा हेल्प करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट जज है वो यहाँ एक्सपीरियंस मैटर करेगा। इनको जो भी डिसीजन लेना है वो एक एक्सपीरियंस के बेसिस पर लेना। कई बार इनके डिसीजन बहुत ज्यादा ऐसे होते हैं वो किसी की जान को भी जो है किसी की जान पर भी फर्क पड़ सकता है उससे। तो इसलिए इनके जो डिसीजंस हैं वो बहुत ज्यादा सोच समझ के लिए जाने वाले हैं और खुद से लिए जाने, खुद के एक्सपीरियंस के हिसाब से लिए जाने। तो यहाँ पर इनके एक्सपीरियंस की वैल्यू ज्यादा है, जबकि यहाँ पर ये धीमे धीमे काम करते करते सीख सकते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स की मदद से। अपने सबऑर्डिनेट है जो वो यहाँ पर इनकी हेल्प करते हैं। दूसरा तर्क समझ गए आप? तीसरे तर्क के लिए जो यहाँ पर कहा जा रहा है, तीसरा तर्क जो यहाँ पर दिया जा रहा है वो क्या दिया जा रहा है? वो ये दिया जा रहा है कि देखिए जो लॉ मिनिस्ट्री है उसने ये कहा है, लॉ मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है, जो लॉ मिनिस्ट्री की रिपोर्ट के हिसाब से उन्होंने कहा है कि जो सीट्स हैं वो काफी ज्यादा वैकेंट रह जाती हैं, सीट वैकेंट रह जाती हैं, खाली रह जाती हैं। और अगर सीट खाली है तो उस केस में अगर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस आ गया, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस आ गया तो फिर क्या है कि ये सीट्स वगैरह खाली नहीं रह जाएंगी। मतलब यहाँ सिर्फ कोटे की बात नहीं हो रही, यहाँ ये हो रहा है कि सारी सीट्स जो भी काफी खाली रह जाती हैं वो है जो वो आसानी से भरी जा सकती है, ऐसा लॉ मिनिस्ट्री ने कहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसके लिए क्या तर्क हो सकता है? इसके लिए तो ये भी एक तर्क हो सकता है कि रेगुलर एग्जाम करवाइए, रेगुलर जो वैकेंसीज हैं उनको भरिए, है ना, रेगुलर एग्जाम है जो वो करवाइए, रेगुलर है जो वो उनको भरिए, ताकि क्या है कि चीजें हैं जो वो आगे तक बढ़ सके। ये जो वैकेंसी यहाँ पर क्रिएट हो रही है वो इसलिए क्योंकि आप ओपनिंग ही बहुत कम निकालते हैं। तो जब ओपनिंग इसकी जो डिस्ट्रिक्ट जज की अभी जो जैसे चल रहा है, अभी जो निकलती हैं उसको रेगुलर बनाइए। तो अगर ये रेगुलर ले आएगी, समय से भर्ती आएगी, समय से, है ना, तो अगर समय से भर्ती आती जाएगी तो बड़ी आसानी से सीट तो भर जाएगी। तो यहाँ पर ऑल इंडिया सर्विस की तो जरूरत ही नहीं है। आप बस इसमें आप बस अपने काम में तेजी लाइए, अपने काम में रेगुलर है जो वैकेंसी निकालिए, ठीक। एक ये तर्क मिल रहा है। उसके अलावा जो चौथा तर्क यहाँ पर कहा जा रहा है वो क्या कहा जा रहा है? चौथा तर्क यहाँ पर बताया जा रहा है कि देखो हमें क्या है, यंग टैलेंट्स की जरूरत है ना, बिल्कुल सही बात है। युवा है जो, उसका हुनर है जो, उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, युवा हुनर। जो हमें यंग टैलेंट की जरूरत है उसमें, यंग टैलेंट की जो जरूरत है, युवा हुनर की जो आपको जरूरत है, उसके लिए अगर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस आ गया तो ये युवा है जो वो शुरुआती स्तर पर ही हमारे साथ जुड़ जाएगा और ये फिर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे सकता है, ठीक है। ये एक तर्क दिया जा रहा है, इसके लिए ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस आना चाहिए। अब इसके लिए जो काउंटर दिया जा रहा है वो ये जा रहा है कि अगर आपको युवा हुनर की जरूरत है तो उसको आप भविष्य का पर्सपेक्टिव दिखाइए, फ्यूचर पर्सपेक्टिव दिखाइए, फ्यूचर पर्सपेक्टिव की बात करिए। कि मतलब जैसे कि अगर कोई आईएएस या आपका आईपीएस बन रहा है ना, आईएएस या आईपीएस बन रहा है, तो उस केस में क्या है कि इसको पता है कि अगर मैं इस एज में 20-23 साल तक अगर मैं मान लीजिए कि आईएएस बन गया तो मैं चीफ सेक्रेटरी तक बन सकता हूँ,
है ना। इसको पता है कि अगर मैं आईपीएस बन गया तो फिर मैं आपका एडीजी या डीजी तक पहुंच सकता हूं। आईपीएस है जो, उसको पता है ये बात। तो ये जो फ्यूचर है, ये जब उनको समझ में आता है कि यार लाइफ अपनी क्या है, बहुत तेजी से आगे की ओर जाएगी और बहुत अच्छे पद से हम रिटायर होंगे, ये इनको क्या है, प्रेरित करता है भविष्य के लिए, है ना। तो अगर ये प्रेरणा आप यहां पर देंगे तो फिर वो चीज हो सकती है। अगर आप मतलब डिस्ट्रिक्ट जज में देंगे वो प्रेरणा तो भी हो सकती है। आप खुद बताओ कि कितने डिस्ट्रिक्ट जज हैं जो हाई कोर्ट पहुंच गए और कितने डिस्ट्रिक्ट जज हैं जो आपके सुप्रीम कोर्ट पहुंच पा रहे हैं। तो ये अगर नहीं पहुंच पा रहे तो उस चीज में सुधार कीजिए ना। अगर उनको फ्यूचर पर्सपेक्टिव दिखेगा तो अभी जो तरीका चल रहा है उससे ही अपने आप यहां पर प्रमोशन होने लगेगा, और प्रमोशन होने लगेगा तो डिस्ट्रिक्ट जज के लिए अपने आप ही लोग आकर्षित होंगे और यहां पर ही वो सारे जो एलिजिबिलिटी है 7 साल वाला वो भी पूरा करेंगे और आराम से अंदर आ पाएंगे। आप समय पर भर्ती निकालिए, आप समय पर जो है वो इनका प्रमोशन कीजिए। ठीक, ये तर्क भी आ रहा है साथ में। इसके अलावा एक पांचवा तर्क अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक पांचवा तर्क है जो ये कहा जा रहा है कि आपका जो एक ऑल इंडिया सर्विस, आर्टिकल 312 की अगर हम बात करते हैं तो उसमें ऑल इंडिया सर्विस के बारे में कहा गया है। तो पहले तो ये कि ये आ भी सकता है या नहीं आ सकता। तो अगर इसके बारे में देखा जाए तो देखिए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, जो संवैधानिक संशोधन था, उसके तहत इसको शामिल किया गया और उसमें ये बात लिखी है कि हाँ बिल्कुल आप ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस को ला सकते हैं। तो पहले तो देखो इसी पर क्वेश्चन मार्क है कि ये किन परिस्थितियों में आया था, उस समय क्या था, है ना, उस समय कौन सा दौर था जिस समय ये आया। तो पहले तो एक तो ये, दूसरी बात यहाँ पर यह भी कही जा रही है कि आपका जो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस है, आप कह तो रहे हो कि आप इसको ले आओगे, बिल्कुल सही बात है, लेकिन बात यह है कि इसको आप लाओगे कैसे, इसको लाने का जो तरीका है वो क्या मेंशन है। उसके लाने का तरीका मेंशन है कि आपको राज्यसभा में कम से कम 2/3 बहुमत से पास कराना पड़ेगा, है ना, बहुमत से यानी कि मेजॉरिटी से पास कराना पड़ेगा। वो भी कितना, 2/3 मेजॉरिटी से। अब 2/3 मेजॉरिटी के पास कराने के लिए आपको क्या चाहिए, राज्यों का सहयोग चाहिए, क्योंकि राज्यसभा की बात हो रही है तो आपको स्टेट्स का सहयोग चाहिए। अब आप खुद बताएं कि क्या राज्य इसमें समर्थन करेंगे, है ना, राज्य इसमें समर्थन करेंगे। ये एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा जो आज जिसके पास जो पावर है वो पावर धीमे धीमे कहां, सेंटर के पास जाए, है ना। तो राज्यों से चीजें कहां निकल के जाएंगी, फिर केंद्र के पास जाएंगी, क्योंकि ऑल इंडिया की बात हो रही तो फिर तो केंद्र के पास पहुंच गई पावर। तो केंद्र के पास जब पावर पहुंचेंगी तो चीजें हैं जो वो इनके हाथ से बाहर चली जाएंगी। तो पहले तो इनका समर्थन मिलना बड़ा मुश्किल है। तो ये भी एक तर्क साथ में चल रहा है ना। तो कि राज्यों के साथ जो अभी है वो आगे। अरे अच्छा, इसके अलावा एक चीज और भी है। एक चीज आप सोचिए कि देखिए ये जो डिस्ट्रिक्ट जज का है ना नियुक्ति, डिस्ट्रिक्ट जज की जो नियुक्ति है वो अभी हाई कोर्ट के पास है ना, हाई कोर्ट के माध्यम से होती है। और हाई कोर्ट है जो, उसने इसको इतना बचा के रखा हुआ है, आप कह सकते हैं कि राज्यों का जो हस्तक्षेप है या स्टेट गवर्नमेंट का जो हस्तक्षेप है उससे भी बचा करके रखा है, उससे भी बचा करके रखा है कि बहुत ज्यादा यहाँ पर राज्यों का हस्तक्षेप, जो मतलब आप राज्यों का ना कहकर के यहाँ कहना चाहिए पॉलिटिक्स का जो हस्तक्षेप है उससे भी बचा करके यहाँ पर रखा गया है। तो जब चीजें अभी हाई कोर्ट या फिर इस राज्य के पास है तो वो उधर केंद्र तक जाने देंगे या नहीं जाने देंगे, ये भी एक बड़ा डाउट है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो, वो सारे ये तर्क हैं जो वो बता रहे हैं कि ऑल इंडिया सर्विस आनी चाहिए, और साथ साथ उसके काउंटर भी दे रहे हैं कि ऑल इंडिया सर्विस आने में प्रॉब्लम्स क्या है वो उसके बारे में। ठीक है, तो ये चीजें मुझे आपके साथ आज डिस्कस करनी थी। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ से आ सकता है और इसके पूरे चांसेस हैं, और यहाँ पर आप ये समझ पा रहे होंगे कि सीधे सीधे पॉइंट आपको मिल गए हैं। आपको क्वेश्चन जो आएगा वो यही आएगा, क्योंकि आप सारे पॉइंट्स के हिसाब से या हाई कोर्ट के हिसाब से आप ये देख पा रहे हैं कि हाई कोर्ट है जो, उसमें से 13 ऐसे हैं जो मना कर रहे हैं और 2 ऐसे हैं जो हाँ कह रहे हैं। तो यानी कि नो की ओर ज्यादा झुकाव है। तो अगर नो की ओर ज्यादा झुकाव है तो हो सकता है ये अभी आने में विलंब हो या फिर ना आए, लेकिन क्योंकि चर्चा में आ गया है तो चर्चा में आ गया तो सवाल आने के चांसेस बन गए हैं। सवाल जो आएगा वो यही वाला आएगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव बताइए। तो आपको बिल्कुल इसी तरीके से सीधे सीधे उतार देना। ठीक है, चलिए। इसके अलावा अगर आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहें तो प्लीज om.narayan@studiiq.com पे मेल कीजिए, या फिर ये मेरा टेलीग्राम का QR कोड है, इसको स्कैन करके सीधे टेलीग्राम से जुड़ करके आप मुझे अपना सजेशन है जो वो दे सकते हैं, या ओम द्विवेदी स्टडी IQ टेलीग्राम पर जब ये सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। जल्दी मिलेंगे अगले किसी लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।